भले ही दिल्ली की जनता ने 90% सीट अरविंद केजरीवाल को दी है, लेकिन दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल नहीं चला सकते हैं। तो दिल्ली की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित सरकार का मतलब ही क्या रह जाता है? निधि, यही सवाल उठाया था सर्वोच्च न्यायालय ने, जब सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये मसला आया था कि अधिकारों की परिभाषा की जाए, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र सरकार का शासन चलता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक उसको फिर से परिभाषित करते हुए कहा कि दिल्ली की तुलना बाकी यूनियन टेरिटरी से ना करें। दिल्ली में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जैसे लिस्ट 2 में और लिस्ट 3 में दिल्ली की सरकार को यदि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो दिल्ली की सरकार ये चुनी हुई नुमाइंदों की सरकार है, उनकी जवाबदेही होती है। ऐसे में उन्होंने कहा कि सरकार नीतियां बना सकती है, पार्लियामेंट नीति बना सकती है, कैबिनेट नीति बना सकती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है यो ब्यूरोक्रेट करते हैं, मतलब सेवा सर्विस सेक्टर वाले लोग करते हैं, जो नीचे अधिकारी लोग होते हैं। तो उन अधिकारी की जवाबदेही उस हाउस के सामने होनी चाहिए जो नीति निर्धारण करते हैं। यदि दिल्ली की राज्य सरकार कोई निर्णय लेती है और उसको लागू करने का काम अधिकारियों का है, यदि अधिकारी की जवाबदेही सरकार के प्रति नहीं होगी, तो फिर ये लोकतंत्र का अपमान होगा। ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित करते हुए कहा कि फिर उन्होंने एक नई व्यवस्था दी। उस व्यवस्था के तहत पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये 3 चीजें उन्होंने एलजी के पास रखी। बाकी पूरे सर्विस मैटर में लेफ्टिनेंट गवर्नर को वही करना पड़ेगा जो बाकी जगह राज्यपाल करते हैं। जो कैबिनेट या सरकार जो उनको कहेगी वो करना होगा और सरकार की एडवाइस पे ही चलना होगा। ये अध्यादेश, ये जब निर्णय दिया तब बहुत सारी चीजें क्लियर कट हो गई थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र जबरदस्ती दिल्ली पे अपना शासन न ला दे, ये शब्द थे उनके, क्योंकि यदि वो लाती है तो फिर दिल्ली में चुनी हुई सरकार के मतलब क्या है। लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनी हुई सरकार का दायित्व सबसे पहले आता है। बहुत सारी चीजों की परिभाषित करते हुए 5 बेंच के संविधान पीठ ने, मुझे 5 जजों के संविधान पीठ ने ये निर्णय दिया और वो निर्णय लागू हुआ तो लगा कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की इज्जत रखी जा रही है, संविधान के दायरे में काम हो रहा है। लेकिन 11 तारीख को ये निर्णय आया और मात्र 4 दिन बाद, मतलब 4-5 दिन बाद 19 तारीख को, 19 मई को एक अध्यादेश आता है। क्योंकि अध्यादेश इसलिए लाया गया क्योंकि अभी सरकार, मतलब सदन नहीं चल रहा है। जब सदन चलता है लोकसभा का, तो आप अध्यादेश नहीं ला सकते। तो अध्यादेश जो लाए हैं आप, इसको 6 महीने में सदन के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है, मैक्सिमम लिमिट है। या जैसे ही सदन अब लगेगा तो सदन समाप्त होने के पहले इस अध्यादेश को कानून के रूप में मान्यता दिलवानी होगी सदन से, नहीं तो यह अध्यादेश रद्द माना जाता है। ये अध्यादेश क्या है? इस अध्यादेश ने फिर से एक बार नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट को संशोधित किया है और उस संशोधन के तहत एक नई सिस्टम बनाई है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। अब इस अथॉरिटी में मुख्यमंत्री रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी रहेंगे और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी रहेंगे राज्य के। और ये सर्विस सेक्टर, ट्रांसफर, पोस्टिंग, तमाम जो अधिकारियों के बारे में निर्णय है, ये कमेटी लेगी। ये कमेटी मेजॉरिटी से निर्णय लेगी और यदि कमेटी में एक मत नहीं है तो फिर ये फैसला एलजी के ऊपर छोड़ा जाएगा। और केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि केंद्र की चुनी हुई सरकार, क्योंकि दिल्ली ये कैपिटल है, राजधानी है शहर की, देश की, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और बहुत सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए केंद्र की चुनी हुई सरकार दिल्ली के बारे में निर्णय लेगी। दिल्ली के दानिक्स के अधिकारी हो या ए ग्रेड के अधिकारी हो, इन तमाम लोगों के बारे में वो निर्णय लेगी। वो तय करेगी ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होते हैं, वो तय करेगी उनके प्रमोशंस कैसे होंगे, वो तय करेगी उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन कैसी होगी। ये तमाम चीजें ये नए अध्यादेश में परिभाषित की गई है। कुल मिलाकर
ये नया अध्यादेश ये सरकार का, केंद्र सरकार का अरोगेंस दिखाता है। ये उनका मद जो है, अहंकार जो है, वो दिखाता है कि हमारे पास मेजॉरिटी है और हम सांसद हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यदि संविधान के दायरे में कोई डिसीजन लेता है, और खासकर संविधान पीठ 5 मेंबर का यदि ये निर्णय देता है, ये व्यवस्था देता है, तो उस व्यवस्था को धुतकारते हुए इन्होंने अपने संख्या बल के भरोसे एक अध्यादेश लाया। लेकिन मैं थोड़ा तुम्हें पीछे ले चलता हूँ निधि। व्यवस्था क्या है? हमारे देश में एक संविधान है। संविधान में समय-समय पे परिवर्तन होते आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि संविधान में अमेंडमेंट नहीं हुए। नए कानून बने, पुराने कानून रद्द हुए, ऐसी कई चीजें होती हैं। लेकिन जब भी कोई कानून संविधान के मूल ढांचे को अव्यवस्थित करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रद्द करवाता है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी हालत में, कितनी भी बड़ी पार्लियामेंट हो, कितनी भी ताकतवर पार्लियामेंट हो, और कितने भी बड़े इंच का सीना रखे हुए प्रधानमंत्री हो, वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ करने नहीं देता। इसके लिए एक पहले केशवानंद भारती का केस है, उसमें 13 मेंबर्स का संविधान पीठ था। हमने 5 मेंबर, 7 मेंबर तो सुने हैं, लेकिन 13 मेंबर का संविधान पीठ था। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में इससे बड़ा संविधान पीठ कभी स्थापित नहीं हुआ। 13 मेंबर संविधान पीठ ने केशवानंद भारती केस में यह व्यवस्था दी है, जिसके तहत उसने कहा कि केंद्र संशोधन कर सकती है, कानून में संशोधन कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं कर सकती। यदि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ करती है, तो वो कानून रद्द किया जा सकता है। और ऐसे हमारे यहाँ एक बार मद्रास के हाई कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी ट्रिब्यूनल को लेके, और उसके बाद उसको राव साहब के बेंच ने, वो तो संविधान पीठ का बेंच भी नहीं था, उस राव साहब के बेंच ने एक व्यवस्था दी, लेकिन सरकार ने तुरंत एक नया अध्यादेश कानून लाकर उस निर्णय को पलटा दिया। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के उस कानून को रद्द किया। उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था हमने दी है, आप हमारे निर्णय की व्यवस्था में इंटरफेयर कर सकते हैं, उसके लागू होने के बारे में आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप निर्णय पलटाने की हम बेसिक दे नहीं सकते, क्योंकि जो कानून संविधान को ढांचे को तकलीफ पहुंचाता है, उसको यदि हमने रद्द किया, तो फिर उसके बाद आप उस कानून को फिर से, उस निर्णय को फिर से रद्द करने के लिए नया कानून नहीं ला सकते। ये सर्वोच्च न्यायालय ने दी हुई व्यवस्था है। कोलिजियन सिस्टम में भी ऐसा ही हुआ। सरकार ने एक अध्यादेश पारित कर एक कानून लाया, जिस कानून के तहत न्यायपालिका में, सर्वोच्च न्यायालय में और हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट के लिए एक व्यवस्था दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने वो कानून भी रद्द करवाया, ये कह के कि ये न्यायपालिका के ऊपर कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करने के प्रयास करते हैं, और संविधान न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देता है। तो ऐसे कई केसेस है हमारे यहाँ हुए हैं। कई बार ये भी हुआ है कि खासकर रिजर्वेशन के मामले में, ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में सरकार ने कोई नया कानून लाया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन ज्यादातर यदि संविधान का ढांचा कहीं छेड़छाड़ होता हुआ दिखाई देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय बड़े कड़े रूप से वो सब उस अध्यादेश को या कानून को रद्द करती है। इस मामले में ये जो अध्यादेश लाया, ये सवाल ट्रांसफर पोस्टिंग का नहीं है, ये सवाल है चुनी हुई सरकार के अधिकारों का। यदि लिस्ट जो उनकी, जिसके लिए लिस्ट 2 और लिस्ट 3 की बात करते हैं, उसमें केंद्र सरकार भी कहती है कि दिल्ली सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। दिल्ली सरकार जब चुन के आती है, तो एक मैनिफेस्टो लेके आती है, घोषणा पत्र लोगों के बीच में लाती है। उस घोषणाओं को देखते हुए लोग, जनता उनको चुनाव जितवाती है, और यदि वो सत्ता में आते हैं, तो फिर उन्हें सत्ता, दिल्ली के लिए कानून बनाने के अधिकार है। जैसे कि कानून अलग अलग लिस्ट में होते हैं, वैसे कुछ कानून हमारे यहाँ पे भी। लेकिन ये दिल्ली राजधानी है, तो दिल्ली पुलिस, लैंड और लॉ एंड ऑर्डर, ये बात तो उन्होंने आज भी केंद्र सरकार के अधीन रखी है, एलजी को देके। लेकिन बाकी व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए जो अधिकारी काम करेंगे, उनकी जवाबदेही हो, या बाकी कोई भी मसले हो,
साफ सफाई का मसला हो, कई ऐसे मसले हैं, विभिन्न मसले हैं, बिजली का मसला हो, राशन का मसला हो, दिल्ली के विकास का मसला हो, औद्योगिक पॉलिसीज का मसला हो, किसानों के लिए ली गई पॉलिसीज का मसला हो, उसका क्रियान्वयन वो अधिकारी कैसे करेंगे जिनकी जवाबदेही दिल्ली सरकार पे नहीं होगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान के कहीं ना कहीं हिलाता है और सर्वोच्च न्यायालय इसको स्ट्रक डाउन करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन फिर सरकार की इतनी जल्दीबाजी क्यों? मुझे लगता है कर्नाटक की हार के बाद सरकार बौखला गई और उस बौखलाहट में उन्हें लगता है कि दिल्ली सरकार भी हमारे हाथ से जाएगी। मतलब दिल्ली की जो अध्यादेश है, जब उसके बाद जो सरकार बोलती है तो बड़ा हास्यास्पद है। वो कहती है कि केंद्र की चुनी हुई सरकार, दिल्ली देश की राजधानी है, तो भाई दिल्ली यदि केंद्र की चुनी हुई सरकार को लगता है और उस पार्टी को लगता है कि दिल्ली केंद्र के अधीन हो, हमारे अधीन हो, केंद्र के अधीन नहीं हमारे अधीन हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना लेनी चाहिए दिल्ली में। किसने रोका है? चुनाव तो लगातार होते हैं और चुनाव में यदि आप बुरी तरह से मार खाते हैं और इतनी बुरी तरह से मार खाते हैं कि आपका यदि देखा जाए तो वह कहा मतलब 80-20 का रेशियो भी नहीं फिट बैठता। इतना बुरी तरह से आपका सुपड़ा साफ होता है, क्लीन स्वीप जिसको कहते हैं, एब्सोल्यूट 2/3 मेजॉरिटी की यदि सरकार है और उस सरकार को आप काम करने नहीं देंगे तो ये संविधान के ढांचे के साथ छेड़छाड़ है। फिर वो जो भारती वाला केस मैंने आपको बताया, केशवानंद भारती, वो लागू होगा। वो 13 पीठ का संविधान का निर्णय है। अब उसको पलटाने के लिए तो आपको 14 मतलब 15 लोगों का ही बनाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये सरकार का मद अहम है, ये सरकार का अहंकार है कि वो न्यायपालिका को भी अपने पैरों तले रोनना चाहती है, वो न्यायपालिका की दी हुई व्यवस्था को भी ठुकराना चाहती है। ऐसा क्या हो जाएगा यदि अपने अधीन काम करने वाले अधिकारियों का पोस्टिंग ट्रांसफर यदि केजरीवाल सरकार करे तो उससे नुकसान क्या हो जाएगा देश का? क्या कैपिटल का नुकसान हो जाएगा? क्या केंद्र का और राज्य का टकराव हो जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा? इसके बारे में तो सरकार मौन है, लेकिन सरकार ने एक स्टैंड लिया। उनको लगा कि उनकी बेइज्जती होगी। कर्नाटक में मार खाई, उसके बाद हिमाचल में मार खाई, दिल्ली नगर निगम में मार खाई। ये मार खाती हुई सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से जब जूता पड़ा, तो उनको लगा कि ये भी अब हमारे लिए असह्य हो गया। तो बाकी जगह तो कर्नाटक में तो आप कोई खरीद-फरोख्त कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास इतने कम लोग चुन के आए हैं कि आपको कितने लोग खरीदोगे आप वहाँ सरकार बनाने के लिए? तो वो सपना आपका चला गया। हिमाचल में भी वही हालत हो गई। आम आदमी पार्टी की जो यहाँ कारपोरेशन में लोग जीते हैं, वो टूटने के लिए तैयार नहीं है, बहुत प्रयास हो रहे हैं। तो ऐसे में जब आपके पास सारे रास्ते आपकी इज्जत बचाने के लिए खत्म हो जाते हैं, तो आपको लगा कि सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ एक अध्यादेश लाके कहीं तो हम अपनी जीत दर्ज करेंगे। लेकिन मेरा दावा है सर्वोच्च लेकिन न्यायालय सर जिस आपके हिसाब से अभी सुप्रीम काम कर कोर्ट रहा के है, इतने बड़े फैसले का मतलब ही क्या है जब रातों रात आसानी से बदला और पलटा जा सके? नहीं मतलब है, सर्वोच्च न्यायालय में जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी भी जा रही है और सर्वोच्च न्यायालय इसको बुरी तरह से रिएक्ट करेगा, ऐसा भी लगता है मुझे। क्योंकि आपने सर्वोच्च न्यायालय के उस बेसिक सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार इस बात को कहा कि दिल्ली को आप बाकी यूनियन टेरिटरी के हिसाब से नहीं चला सकते। दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट है और लोकतांत्रिक प्रणाली में वो शब्द यूज करते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली में यदि हमारा देश लोकतांत्रिक प्रणाली से चलता है तो हमारा संविधान उसका बेस है। यदि आप लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार को काम करने नहीं देंगे, उनके अधिकार छीन लेंगे, तो फिर वो सरकार किसी काम की है, तो राष्ट्रपति शासन लागू जैसी स्थिति है। क्या सरकार बर्खास्त हो गई है? क्या विधानसभा बर्खास्त हो गई है? क्या ऐसा कोई इमरजेंसी का काम हो गया दिल्ली में कि बिल्कुल सरकार काम ही नहीं करने दे रही है? दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रही है, लैंड के काम एलजी देख रहे हैं। लेकिन एलजी यदि कल डे टू डे लाइफ में भी काम करने का प्रयास करेंगे, ये भी अधिकारी को पूछ नहीं पाएंगे। दिल्ली सरकार किस अधिकार से अधिकारी को पूछेगी कि भाई हमने जो आपको ऑर्डर दिए वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुए? वो तो मुजोरी करेगा, वो तो कहेगा आप कौन, मैं तो एलजी को रिपोर्ट करूंगा। ऐसे में ये संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा और यदि ये संकट खड़ा करने में केंद्र सरकार आगे आ रही है तो इसका मतलब केंद्र सरकार संविधान के बेसिक ढांचे को लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो आने वाले समय में तो सभी सरकार ये भी अध्यादेश लाएगी कि अब चुनाव ही नहीं होंगे, अब नरेंद्र मोदी ही रहेंगे सत्ता में लगातार। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय चुप रहेगा? ये अनारकी चलेगी नहीं, चाहे कोई भी शासक हो, बीजेपी हो। इस देश में इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई थी तो जनता ने रिप्लाई दिया था। तो जनता रिप्लाई देना जानती है। जनता ने हिमाचल में दिया, दिल्ली में दिया, कर्नाटक में दिया। अब ये 3-3 जगह के रिप्लाई और जनता ने दी हुई सीख यदि समझने को तैयार नहीं है
तो ये तुम्हारे अहंकार की वजह से एक पागलपन के दौर में सरकार पहुंच गई है, केंद्र सरकार, ऐसा मुझे लगता है। और ये तुगलकी फरमान जो निकाला उन्होंने, उसका लोगों को न्यायपालिका में विश्वास है। लोग जरूर न्यायपालिका में, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी फिर से एक बार, और इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी केंद्र सरकार ने कोई भी फैसला सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि इस देश में न्यायपालिका भी है, इस देश में मीडिया भी है जो आलोचना करेगा, और इस देश में जनता भी है। जब अफसर जो है वो उपराज्यपाल सेलेक्ट करेंगे तो भला मंत्री उनकी क्यों सुनेंगे? सवाल भाई, सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था इसीलिए दी थी। उन्होंने कहा कि जवाबदेही किसकी है? जी, इलेक्टेड लोगों की है। दिल्ली सरकार की जवाबदेही है। दिल्ली में जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन करे, दिल्ली के विकास के लिए काम करे। लेकिन उनके दिए हुए ऑर्डर्स को यदि अधिकारी नहीं सुनेंगे तो वो किसके पाले में जाएंगे? एलजी साहब के। और एलजी कौन है? जो केंद्र सरकार का नुमाइंदा है। जी, वो तो मात्र दिल्ली में पोस्टर लगे अरविंद केजरीवाल के तो या नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगे तो उन्होंने केसेस रजिस्टर किए कि दिल्ली खराब हो रही है। जी, और जब अरविंद केजरीवाल हटाओ के पोस्टर लगते तो दिल्ली खराब नहीं होती। जब ऐसे बायस्ड एलजी यहाँ हो, अधिकारी हो, क्योंकि धीरे धीरे हमने ये देखा कि गवर्नर हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, इस पद की एक गरिमा होती थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि यहाँ रबर स्टैंप लोग काम करेंगे। गवर्नर जब शपथ लेता है तो उसको संविधान के दायरे में रह के काम करना होता है, लेकिन महाराष्ट्र में गवर्नर ने असंवैधानिक काम किया, ये सर्वोच्च न्यायालय बताता है। जी, क्या एलजी का ये कहना, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी एलजी का लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग में इंटरफेरेंस करना, क्या ये सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं है? क्या गैर संवैधानिक नहीं है? या दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार का लाया हुआ अध्यादेश असंवैधानिक नहीं है? यदि संविधान की व्यवस्था देते हुए संवैधानिक पीठ ने कोई निर्णय दिया तो उसके खिलाफ यदि आप अध्यादेश लाते हो तो असंवैधानिक ही हो गया। जी, आप यदि तुलना करते इसकी कि भाई राजीव गांधी ने भी अध्यादेश लाया था शाहबानू के केस में, तो शाहबानू का केस एक इंडिविजुअल केस था। शाहबानू का केस ये वैयक्तिक या किसी धर्म से रिलेटेड केस था। शाहबानू का केस संविधान पीठ ने नहीं तय किया था। शाहबानू के निर्णय लाने से देश के बेसिक संविधान को ढांचा ठेस नहीं पहुंचाई थी, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा राजीव गांधी को। जब उन्होंने वो अध्यादेश लाकर, कानून लाकर शाहबानू केस को पलटा दिया निर्णय, उसका नतीजा यही रहा कि आने वाले चुनाव में जनता ने हरा दिया। यहाँ तो जनता ने 10 बार भी विधानसभा में हरा दिया तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता। लगातार तो हार का मुंह देख ही रहे विधानसभा में, उससे भी उनको समझ में नहीं आ रही है कि दिल्ली की जनता क्यों नहीं चाह रही है बीजेपी को, क्यों चाह रही है अरविंद केजरीवाल को, और वो भी इतनी भारी बहुमत से। तो फिर ये दिल्ली के जनता के उस मतदान का भी अपमान है कि आप उनको इस हाथ से नहीं तो उस हाथ से रगड़ना चाहते। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक समन्वय होना चाहिए। केंद्र सरकार तानाशाह का रूप धारण करके राज्य सरकारों को अपने गुलाम के हैसियत से नहीं रोन सकती। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में आती है, जिसके लिए उनको विधानसभा है, हमारे यहाँ उसको विशेष अधिकार है, और उस विशेष अधिकार के तहत लैंड, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के बाकी सारी चीजें दिल्ली सरकार के अधीन है और होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।